गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक सृजन, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं पाठ संख्या 14, जिसका नाम है ठेले पर हिमालय। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1997 ईस्वी में। धर्मवीर भारती का जन्म अतार सुइया इलाहाबाद में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध तथा आलोचना सभी विधाओं में सृजन किया है। सृजन किया है यानी रचनाएं लिखी हैं। साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन कर वे काफ़ी लोकप्रिय हुए, यानी इनकी पत्रिका का नाम क्या है? धर्मयुग। इससे पूर्व भारती इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व कुछ समय तक साप्ताहिक संगम के संपादक भी रह चुके हैं। उनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग के जीवन संघर्ष, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम मूल्य तथा लोक जीवन की सजीव झांकी मिलती है। उनकी मुख्य रचनाओं में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी व आद्यतन काव्य, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग व बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, अंधा युग पद्य नाटक, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती निबंध संग्रह प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र, आलोचना, एकांकी, नाटक, संस्मरण तथा यात्रा विवरण विद्या में भी उल्लेखनीय सृजन कर पाठकों का दिल जीता है। इस प्रकार से उन्होंने सभी प्रकार की जो गद्य रचनाएं हैं वो लिखी हैं। प्रस्तुत निबंध ठेले पर हिमालय के लेखक ने कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता, बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। यानी कौसानी पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन इसमें किया गया है और उसकी सुंदरता के बारे में इसमें बताया गया है। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौसानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। यानी कौसानी को किसके समान बताया गया है? स्विट्जरलैंड के समान बताया गया है। स्विट्जरलैंड का आभास कराता है। ठेले पर लदी बर्फ की सिल्लियां देखकर कवि के स्मृति पटल में कौसानी का यह स्वर्णिम सौंदर्य सजीव हो उठता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त शाप, ताप, संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में ये सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया है। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ के सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है, और अगर नई कविता से नाराज हो, सुलतीत गीतकार हो, तो मैं गुंजाइश है इस बर्फ को नोटे उतर आओ।
ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उस समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई भी। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूध या समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते हुए देखा है। बर्फ को विभिन्न प्रकार की उपमाएं दी गई हैं। उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पीड़ा उठती है। मैं जानता हूँ, क्योंकि वह बर्फ मैंने भी देखी है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मंझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी, और कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी थी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाली सिर्फ हम 2 थे और वहाँ उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टिन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काट रहे थे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में हुमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी। लारी यानी ट्रक। उसमें से प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा। यानी 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी और तब उसमें से प्रसन्न वदन यानी शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफुर हो जाया करती थी। काफुर होना यानी गायब हो जाना। पर शुक्ल जी के साथ वह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला जैसी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस सा कैमरा या वाइस्कोप, और खासी अटपटी थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीख या शरीर और उस पर आपका घूमते हुए जाना। झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है सेन। यानी जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा था वो कौन थे? चित्रकार थे, और उनका नाम क्या बताया गया है? सेन बताया गया है। इनकी कृतियों पर पुरस्कार भी मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया और मीठा सा हृदय में वह कितना मीठा था हृदय से वह, जैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए। कोसी में बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी एक नदी का नाम है। किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी।
यानी कहाँ से निकल रहे हैं वो? सोमेश्वर की घाटी से। हरी भरी एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें, कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों में गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजमर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालश बना रहा था। पर तंद्रालश यानी उन्हें भी उसे देख करके आलस आ रहा था। ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी में नज़दीक है। कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था और कहा है कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। यानी किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है कि स्विट्जरलैंड का आभास जो है वो कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है कि हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे। और ज्यों ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया, त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। अब इस तरीके से अपन ने यात्रा वृत्तांत देखा। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक विद्या है जिसमें ये बताया जाता है कि किसी के द्वारा जो यात्रा की गई है उस यात्रा का बड़ी बारीकी से और मनोरंजक तरीके से वर्णन किया जाता है। और यहाँ भी धर्मवीर भारती ने अपनी कौसानी यात्रा का जो वर्णन है वो इसमें कर रहे हैं। और इससे आगे का जो वीडियो है हम अगले में, इससे आगे का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।